हाउ टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जेई में, नीट में और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं आपके या फिर सीबीएसई में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो ऑर्डर एक प्योरली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एंटिटी है। ऑर्डर को हम केवल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही बता सकते हैं किसी रिएक्शन के लिए, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या होगा। बट अगर हमें कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हो तो उससे हम ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं। उसमें सबसे पहले है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और nth ऑर्डर के लिए। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ए नोट माइनस ए विच इज इक्वल टू के इंटू टी। ए नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, उसमें से अगर मैं क्या घटाऊं कंसंट्रेशन एट टाइम टी, देन इट विल बी के इंटू टी। तो यहाँ से के क्या हो जाएगा हमारा, के इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए डिवाइडेड बाई टी। ठीक है। और अगर इसके लिए भी मैं ए नोट जो हमारी थी इनिशियल कंसंट्रेशन, लेट्स सपोज वो है हमारी ए, उसको स्मॉल ए भी मान सकता हूँ, एंड ए या फिर उसको ए टी भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन एट टाइम टी लेट्स सपोज वो हमारी रही ए माइनस एक्स, और एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स है हमारी रिएक्टेड अमाउंट, यानी कि टी टाइम में एक्स रिएक्टेंट हमारे प्रोडक्ट में चले गए तो लेफ्ट कंसंट्रेशन कितनी रही टी टाइम पर, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस रिएक्टेड अमाउंट। सो ये वैल्यू अगर यहाँ पर रखूंगा मैं, सो के इज इक्वल टू ए नोट की जगह रखना मुझे ए, और यहाँ पर इस ए की जगह रखना है ए माइनस एक्स। सो ए प्लस एक्स हो जाएगा और डिवाइडेड बाई टी, ए से कैंसिल आउट। सो वी विल लेफ्ट विद के इज इक्वल टू एक्स बाई टी। नो अब अगर मुझे दो कंसंट्रेशन दी हुई हैं और डिफरेंट टाइम पर दिया हुआ है तो मैं कर सकता हूँ x1 बाई टी वन इज इक्वल टू x2 बाई टी टू। ये रिलेशन मेरा यहाँ से आ सकता है। सो इससे मैं, अगर मुझे एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है कुछ, तो उससे मैं ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। अभी देखेंगे कैसे फाइंड आउट करना है। पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने क्या देखा था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी वो क्या थी हमारी, लॉन ऑफ ए नोट माइनस लॉन ऑफ ए, या उसको ए टी भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू के टी। ठीक है। अगर इसको लॉग में बदलूंगा, या पहले इसको ऐसे लिखो लॉन ए माइनस लॉन बी को कैसे लिख सकता हूँ, लॉन ए बाई बी। सो लॉन ए नोट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन एट टाइम टी ए टी विच इज इक्वल टू के टी। ठीक है। लॉन को लॉग में बदलूंगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये 2.303 लॉग ऑफ ए नोट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन एट टाइम टी एंड के इंटू टी। सो यहाँ से अगर मुझे के निकालना है, के इज इक्वल टू, ये टी इधर आ जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ ए नोट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन एट ए। और अगर यहाँ पर भी मैं पुट करूँगा ए नोट की जगह में ए स्मॉल ए और ए टी की जगह में ए माइनस एक्स पुट करूँगा, तो मुझे एक और इक्वेशन मिलती है 2.303 टी लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स, वेर ए इज द कंसंट्रेशन कौन सी, इनिशियल, एंड ए माइनस एक्स इज द कंसंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी। तो मुझे ये रिलेशनशिप याद रखना होगा, इससे हमें रेट कांस्टेंट का पता लगा सकता हूँ और ऑर्डर का भी पता लगा सकता हूँ। ठीक है। सेकंड ऑर्डर के लिए हालांकि हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल कर नहीं देखा था, लेकिन फिर भी इसके लिए क्या होगा, 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए नोट इज इक्वल टू के टी। सो ये हमारा सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। तो इनको याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आसान है, आसान सा तरीका है। उसके लिए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होती है कंसंट्रेशन है टाइम टी से। सो ए नोट में से, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन में से मैं कंसंट्रेशन है टाइम टी घटाऊंगा तो कुछ बचेगा, और वो क्या बचेगा, के टी। तो इसको ऐसे याद रख सकता हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए लॉग लगा दो बस। सो लॉन ए नोट माइनस लॉन ए टी इज इक्वल टू के टी, विच विन ऐसे, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ ए नोट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन एट टाइम टी विच इज ए टी। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, अब देखो ए नोट ज़्यादा है
लेकिन इसका अगर मैं 1/a0 करूं तो वो कम होगा, और 1/a क्या होगा ज़्यादा। सो 1/a में से मैं 1/a0 डिग्री सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कुछ बचेगा, और वो क्या बच रहा है हमारा kt। इसलिए ऐसे ही nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए क्या होगा हमारा, nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए होगा 1/a कंसंट्रेशन एट टाइम t माइनस a0 कंसंट्रेशन इनिशियल है, ठीक है, इसकी पावर n-1, और यहाँ पर भी n-1 एंड इज इक्वल टू n-1 k इंटू टी। तो अगर मुझे ये nth ऑर्डर की इक्वेशन याद है तो मैं किसी भी ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख सकता हूँ, बशर्ते n की वैल्यू क्या होना चाहिए हमारी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। लेट्स सपोज मुझे सेकंड ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन चाहिए, तो मैं इसमें पुट करके दिखता हूँ। सेकंड ऑर्डर होगी तो n की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं 2, तो यहाँ पर रखना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1 कंसंट्रेशन एट टाइम t n-1 यानी कि 2-1 विच वन बी 1 होगा। सो 1 डिवाइडेड बाई इनिशियल कंसंट्रेशन 2-1 वो भी 1 ही होगा, एंड 2-1 इंटू के टी। सो ये हमारी क्या होगी 1/a t कंसंट्रेशन एट टाइम t 1/a0 एंड के टी। तो यही है, ये वाली और ये वाली दोनों क्या हमारी सेम है। तो मैं किसी भी रिएक्शन के लिए उसका कुछ भी ऑर्डर हो तो मुझे अगर nth ऑर्डर की रेट इक्वेशन पता है तो मैं इजीली उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल सकता हूँ। क्या पता होना चाहिए, बशर्ते आपको पता होना चाहिए 1 डिवाइडेड बाई ए टी यानी कि कंसंट्रेशन टाइम टी उसकी पावर n-1 माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई a0 रेज टू द पावर n-1 इज इक्वल टू n-1 की टी। एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, वो आपको ऐसे याद रखनी पड़ेगी। a0 माइनस ए इज इक्वल टू के टी एंड लॉन ऑफ a0 माइनस लॉन ऑफ ए टी इज इक्वल टू के टी। सो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसकी इंटीग्रेटेड रेट मेथड की। Advantages of integrated rate method is that these integrated form of equation contain the concentration of reactant at different times and hence can be solved to find out the value of K from the data of the run of the one experiment only and need not start with different initial concentrations। कहने का मतलब है अगर मुझे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का पता है तो उस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में मैं डिफरेंट कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर सकता हूँ डिफरेंट टाइम पर, और इजीली के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। मुझे बार बार इनिशियल कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में दो तरीके से ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसा होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि आपको बहुत कई सारे डेटा दिया हुआ है तो उस डेटा में आपको क्या फिट करना होगा, जो भी वैल्यू गिवन है वो फिट करना होगा। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई कंसंट्रेशन वैल्यू दे रखी है 2-3, ठीक है, तो मुझे पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है a0 माइनस ए इज इक्वल टू के टी। से यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी, के इज इक्वल टू a0 माइनस ए डिवाइडेड बाई टी। तो मान लो मुझे जितनी भी वैल्यू दी हैं तो मैं ये वैल्यू a0 की, at की और t की वैल्यू पुट कर दूंगा, किया जाएगा। फिर से एक बार डिफरेंट वैल्यू के लिए ये वैल्यू पुट करूंगा मैं। अगर वो दोनों के मैच करते हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरी रिएक्शन किस ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की। लेकिन अगर इसमें के मैच नहीं हुआ तो फिर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए ट्राई करूंगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के क्या था, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। तो अगर मुझे इस वाले इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने के बाद रेट कांस्टेंट के, यानी कि मान लो पहले वैल्यू पुट की, मान लो वो k1 था, ठीक है, और दूसरी वाली वैल्यू पुट की वो k2 था। अगर k1 और k2 इक्वल आते हैं तो वो कैसी रिएक्शन होगी, हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। दूसरा हमारे पास क्या होता है, ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, हमें क्या करना होता है, हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम को एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि हमारा ऑर्डर किस तरीके होगा। अभी देखो इधर क्या लिखा हुआ है, जीरो ऑर्डर के लिए। सो जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, a0 माइनस ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी। सो अगर मुझे ए टी एक तरफ चाहिए तो इधर लेकर जाता हूँ, क्या बन जाएगा ये ए टी, ठीक है, ये इसको इधर लेकर गया और इसको इधर लेकर आया। सो ये रहेगा हमारा a0 माइनस के इंटू टी। तो इसको कंपेयर करता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
सो यहाँ पर y क्या होगा मेरा, y होगा यानी कि y एक्सिस पर क्या होगा, कंसंट्रेशन एट टाइम t, ठीक है। कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट मेरा क्या है, k है, c है जो, सॉरी ये a है, इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, a t इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस a। अब सही रहेगा। अब क्या करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो सी कॉन्स्टेंट कौन हमारा, कंसंट्रेशन इनिशियल वाली, और y एक्सिस पर कौन होगा, y एक्सिस पर होगा कंसंट्रेशन एट टाइम t, और x एक्सिस पर कौन होगा, x एक्सिस पर होगा टाइम, और m स्लोप बचती है वो हमारी क्या है, k। तो अगर ग्राफ प्लॉट करूंगा, ग्राफ क्या आएगा, यानी कि ग्राफ प्लॉट करना मुझे, इधर क्या है मेरा, y एक्सिस पर कंसंट्रेशन एट टाइम t एंड x एक्सिस पर क्या है, टाइम। तो देखो स्लोप कैसा रहेगा वो बताएगा, ये k जो भी m की वैल्यू है, m की वैल्यू कितनी है हमारी, स्लोप की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है यहाँ से m इज इक्वल टू माइनस ऑफ k। तो माइनस साइन की वजह से स्लोप नीचे उतरने वाला होगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी k, तो ये होगा हमारा ऐसे। अगर मान लो ये प्लस का होता तो स्लोप कैसा होता, ऐसे करके होता, ठीक है, ऊपर जाने वाला, बट ये नीचे उतरने वाला है तो स्लोप कैसा होगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड। मेरे स्लोप m इज इक्वल टू माइनस ऑफ के, ये हमारा क्या है, स्लोप, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू कितनी होती है, यानी कि कांस्टेंट बताएगा, ये हमारा कांस्टेंट कितना है, सी ए नोट, यानी कि यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ए नोट, ठीक है। तो अगर ऐसा ऐसा ग्राफ दे रखा है तो उसको देखकर आपको पता लग जाना चाहिए कि किस टाइप की रिएक्शन है, वो हमारे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। नाउ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा ग्राफ हमारा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें पता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अभी देखा था मैंने, क्या देखा था, लॉन ए नॉट माइनस लॉन कंसंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू के टी, ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखा था, ठीक है। अब लॉग में बदल सकते हो इसको, या फिर वैसे भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अगर लॉग में बदलना है तो लॉग में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लॉग में हो जाएगा लॉग ऑफ ए नोट माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन एट टाइम टी। तो इधर 2.303 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तो उधर उसको लेकर जाऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2.303। अब मुझे किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, लॉग ऑफ ए नोट, तो लॉग ऑफ ए नोट को एक तरफ रखता हूं, बाकियों को उस तरफ है, तो उसको अगर इधर लेकर जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू, इसको उधर लेकर गया तो इसको इधर लाना पड़ेगा मुझे, ये माइनस का हो जाएगा, के टी डिवाइडेड बाई 2.303 और प्लस लॉग ऑफ ए नोट। फिर से इसको कंपेयर करता हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो y एक्सिस पर कौन है, y एक्सिस पर है मेरा log ऑफ ए टी, x एक्सिस पर कौन है, टाइम t, c इनके कांस्टेंट क्या हो गया, log ऑफ ए नोट, और स्लोप क्या बचा, t को छोड़कर जितना भी वैल्यू है k डिवाइडेड बाई 2.303 मेरा स्लोप बचा। तो ग्राफ कैसा आएगा, ये इधर क्या है मेरा x एक्सिस, इधर क्या है ये y एक्सिस है। सो x एक्सिस पर कौन है, log ऑफ ए नोट, और y एक्सिस सॉरी x एक्सिस पर, ये y एक्सिस पर है, x एक्सिस पर कौन है t। तो स्लोप अब कैसा होगा, फिर से स्लोप में नेगेटिव वैल्यू है तो स्लोप नीचे आने वाला होगा, यानी कि इसी टाइप का होगा। पर स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, स्लोप की वैल्यू होगी m इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303, और कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी कंसंट्रेशन की, वो होगा कांस्टेंट log ऑफ ए नोट होगा। सो अगर क्वेश्चन में जो भी एग्जामिनर वो बोले कि log ए टी वर्सेस टाइम, अगर स्लोप ऐसे आ रहा है तो किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी, तो हमें स्लोप को यानी कि सॉरी जो ग्राफ है उसको देखकर पता लगना चाहिए कि हमें किस ऑर्डर की रिएक्शन दी हुई है। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगी हमारी, अभी देखा था सेकंड ऑर्डर के लिए क्या था, सेकंड ऑर्डर के लिए था कंसंट्रेशन एट टाइम टी माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड इज इक्वल टू के टी। सो इधर मुझे चाहिए ए टी, इसको उधर लेकर जाता हूँ, के टी 1 ए नोट, अगेन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट की वैल्यू ये हो गई, x एक्सिस पर कौन होगा, t होगा, y एक्सिस पर कौन होगा 1/80 होगा, तो इसके लिए
ग्राफ कैसा होगा, इधर वाई एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर है कंसंट्रेशन एट टाइम टी, एक्स एक्सिस पर हमारा टी। अब इसके लिए ग्राफ क्या ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, देखो इसके लिए ऊपर जाने वाला होगा, क्यों, क्योंकि अब की बार स्लोप जो एम है उसकी वैल्यू क्या है, हमारा के है, तो ग्राफ कैसा होगा, ऊपर की तरफ जाने वाला होगा। ठीक है, यहां पर वैल्यू कितनी होगी, यहां पर वैल्यू होगी ये सी वाली 1/a0, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट सी। तो तीनों ग्राफ को ग्राफ भी दे सकता है, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता है। अगर आपको ऐसे दे दे और पूछे बताइए इसका ऑर्डर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सेकंड ऑर्डर का है, या फिर ऐसे दे दे या फिर जीरो ऑर्डर का दे दे, तो आपसे दोनों तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ कैसा होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए ग्राफ कैसा होगा, या फिर आपसे ग्राफ देकर वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पूछ सकता है। नेक्स्ट मेथड है, ये था इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। अब नेक्स्ट मेथड है हाफ लाइफ टाइम मेथड, यानी कि हाफ लाइफ टाइम से भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता सकते हैं। इसके लिए सिंपल सी एक रिलेशन याद रखना है, टी हाफ इज इक्वल टू 2n-1 -1 डिवाइडेड बाई के n-1 a0 n-1। अब ये वाली इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बेसिकली क्या पूछते हैं, या तो ये पूरी इक्वेशन पूछते हैं, लेकिन पूरी इक्वेशन ना पूछकर अब तक जो सवाल पूछे गए उसमें पूछा गया है कि टी हाफ nth ऑर्डर के लिए कितना होता है, टी हाफ nth ऑर्डर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0 रेज टू द पावर n-1। ये वाली इक्वेशन बहुत बार पूछी जा चुकी है। क्या पूछा इसमें, टी हाफ इज इक्वल टू 1/a0 रेज टू द पावर n-1, यानी कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो 1 इनवर्स होता है 1/a0 रेज टू द पावर n-1। ठीक है, सो अगर मुझे टी हाफ दे रखा है और इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है डिफरेंट, तो मैं क्या पता लगा सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, n यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ टी हाफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी हाफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट। तो इसके लिए न्यूमेरिकल देखते हैं एक। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए गैस फेज रिएक्शन दैट इज 2NO2 प्लस F2 2NO2F इज 38 dm³ मोल पर सेकंड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये गेट IIT गेट 2008 का सवाल है। तो इसमें अगर मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा, तो मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस में रेट कांस्टेंट के यूनिट पर गौर फरमाना है। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है K इज इक्वल टू 38 dm³ दैट इज मोल इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। अब मुझे nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता होना चाहिए यूनिट की, यानी कि nth ऑर्डर के लिए K की यूनिट क्या होती है, मुझे पता है मोल 1 - n, लीटर n-1 एंड सेकंड इनवर्स, ये होता है। अब लीटर क्या होता है, 1 लीटर होता है 1 dm³। तो यहाँ पर रख दो वैल्यू। सो nth ऑर्डर के लिए यूनिट क्या हो जाएंगी, मोल 1 - n dm³ n-1 एंड सेकंड इनवर्स, ये बन जाएगा। तो अगर nth ऑर्डर को मैं, ये रही nth ऑर्डर की और ये रही हमारी गिवन ऑर्डर की, तो इसको इसके साथ कंपेयर करना है बेसिकली बस। तो कंपेयर करो आप, या तो मोल वाली कंपेयर कर सकते हो या फिर डीएम की वैल्यू, कोई सी भी चेक कंपेयर कर सकते हो। मैं मोल वाली कर रहा हूँ, इजी रहेगी। तो यहाँ से मोल की क्या है, मोल की यूनिट है 1 - 1, मोल की जो पावर है वो कितनी है -1, और यहाँ पर कितनी है 1 - n, इस पर ध्यान देना बस। इधर कितनी है -1 और इधर कितनी है 1 - n। ठीक है, तो -1 इज इक्वल टू 1 - n। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 2। तो किस ऑर्डर की रिएक्शन है, ये हमारी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। इससे भी कंपेयर कर सकते थे आप, अगर dm³ वैल्यू की आप कंपेयर करते, इधर dm³ की पावर 1 है और इधर dm³ की पावर कितने n-1। सो 1 इज इक्वल टू n-1, सो अगेन n इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज ऑर्डर इज इक्वल टू 2। आप टाइम की मत कंपेयर करने बैठ जाना, क्योंकि ये हमेशा सबके लिए सेम रहती है। तो या तो dm³ लीटर या मोल की जो भी है आपकी वो कंपेयर करनी होगी यूनिट। नेक्स्ट है जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 12,
इधर मार्क रखा है फॉर ए रिएक्शन ए प्रोडक्ट द प्लॉट ऑफ ए वर्सेस टी इज द स्ट्रेट लाइन फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। देखो प्लॉट बोल रखा है ए वर्सेस टी, यानी कि कंसंट्रेशन एट टाइम टी वर्सेस टी। इसमें पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब इसने कहा है कि प्लॉट कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्वियसली हमने देखा था कि एक्स एक्सिस पर जब ये ए टी रखा था और टी रखा था तो एक प्लॉट आया था ऐसे करके, तो वो किसके लिए था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ऑब्वियसली इससे क्या पता चल रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये भी गेट पेपर 1997 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट आर वेरीज विद द टाइम्स फॉर टू डिफरेंट रिएक्शन एज शोन इन द प्लॉट। तो ये जो दो प्लॉट दे रखे हैं, पहले प्लॉट में क्या है आर, देखो कंसंट्रेशन को वो कई बार आर से भी लिख सकता है और ए से भी लिख सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम टी, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली हमने अभी देखा था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, तो ये तो किस ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की। सेकंड में क्या दे रखा है 1/r वर्सेस टी, तो ये किसके लिए था, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आ गया आंसर हमारा। तो ये इधर क्या है, ये जीरो ऑर्डर एंड ये सेकंड वाला किसके लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन से। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट लीनियरली वैरी विद द टाइम्स व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। सो ए वर्सेस टी, भाई साहब बहुत पुराना होगा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। 18 क्वेश्चन में देखना, फॉर ए रिएक्शन ए टू बी प्लॉट ऑफ ए वर्सेस टाइम इज ए स्ट्रेट लाइन। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। नाउ जो अभी मेथड बताया था वो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ना, इधर क्या दे रखा है, द हाफ लाइफ टाइम फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एट डिफरेंट इनिशियल प्रेशर पी नोट आर गिवन एच। इधर पी नोट mmHg में, यानी कि पी नोट यानी कि इनिशियल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है 100, 200 एंड 250, और इधर हाफ लाइफ टाइम दे रखा है 21, 42 एंड 53। तो इस डेटा से मुझे क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, हमने देखा था अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको किससे लिखते थे, एन से। n इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ टी हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट एंड टी हाफ ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाई इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 1। ये ध्यान देना बच्चे, यही गलती करते हैं, यहाँ तो टी हाफ 1 डिवाइडेड बाई टी हाफ 2 है, और बच्चे यहीं पर ये कर देते हैं टी हाफ सॉरी इनिशियल कंसंट्रेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, ये उल्टा है, उधर 1 है इधर 2 है, इधर 2 है इधर क्या है 1 है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस अब तो वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू क्या दे रखी है, हमें दे रखी है फर्स्ट ऑफ ऑल टी हाफ 1 लिख लेता हूँ मैं इधर, टी हाफ 1 एंड टी हाफ 1 की और इनिशियल कंसंट्रेशन 1 की वैल्यू लिखता हूँ। टी हाफ 1 की है 21 और इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है वो है 100, ये हमारी 100 है। टी हाफ 2 वो है हमारी 42 एंड इनिशियल कंसंट्रेशन एट 2 वो हमारी 200। इन दो से ही मेरा काम चल जाएगा, वैसे तो 3 दे रखी हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एन इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ टी हाफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी हाफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 2 आएगा यहाँ पर, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 1। सो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, n इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी हाफ, ये रहा टी हाफ 21 डिवाइडेड बाई टी हाफ ऑफ सेकेंड, ये रहा 42, और इधर क्या है लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड। तो इनिशियल कंसंट्रेशन सेकेंड कितनी है, दैट इज 200 एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट क्या है, दैट इज 100। तो कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, क्या बन जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ, इधर आएगा 1/2 यानी कि 0.5 एंड नीचे आएगा log ऑफ 2। नाउ 1 प्लस log ऑफ 0.5 क्या होता है, ये होता है माइनस के 0.3010 एंड log 2 क्या होता है 0.3010, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 तो कितना आया 0, तो ये हमारा कितना आया 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो ऐसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
अब डिफरेंट डिफरेंट जो रिएक्शंस थी उसके लिए हमने टी हाफ की वैल्यू देखी थी। तो टी हाफ की वैल्यू जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या थी, जीरो ऑर्डर के लिए थी हमारे टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट डिवाइडेड बाई 2 की, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अगर वो जो पीछे फॉर्मूला बताया था अगर वो भूल भी जाओ तो आप इस वाले फार्मूले से भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए आया था। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाई ए नोट इंटू की, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए था। नाउ अगर सॉरी नाउ अगर मुझे यहाँ पर भी एक चीज़ और है, अगर मुझे टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करना पड़े तो वो भी मैं प्लॉट कर सकता हूँ। तो यहाँ से देखना यहाँ से अगर मैं टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करूँ तो टी हाफ यहाँ से क्या है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट, तो ग्राफ कैसा आएगा, सीधा। यहाँ से क्या है, टी हाफ, और इस टी हाफ में कहीं भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, दैट मीन्स हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। सो अगर इसको वैसे एक्चुअली ऐसे प्लॉट करते हैं, ए नोट को एक्स एक्सिस पर लेते हैं और इसको यहाँ लेते हैं तो ग्राफ ऐसे आएगा, वैसे ये भी गलत नहीं है, फिर भी इनिशियल कंसंट्रेशन को जो हम वाई एक्सिस पर रखते हैं। तो यहाँ से अगर मुझे ए नोट वर्सेस टी प्लॉट करना होगा तो वो क्या आएगा, या फिर कैसे भी कर सकते हो, वो स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे वो इंडिपेंडेंट है। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के, ठीक है। तो वो कैसा आ जाएगा, वो हमारा ऐसे डिक्रीज करता नीचे जाता हुआ। नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या है, ग्राफिकल मेथड में जैसा कि अभी बताया था डिफरेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टीम ग्राफ पढ़ा था, इनिशियल कंसंट्रेशन वर्सेस हाफ लाइफ टाइम पढ़ा था, और इसमें हम रेट वर्सेस जो भी है टाइम के साथ उसकी भी प्लॉट कर सकते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए लेट्स सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है एन ए जिसमें जा रही है प्रोडक्ट में, तो रेट क्या होगी 1/n, जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसका इन्वर्स होता है 1/n इज इक्वल टू माइनस के चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई टी, दैट इज के रेज टू द पावर n, सॉरी के ए रेज टू द पावर n, n क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरी क्या आएगी, ये आ जाएगी आपकी जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ जाएगी जीरो ऑर्डर के लिए। तो यहाँ से जीरो ऑर्डर के लिए पुट करता हूँ, रेट क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 0, और किसी की भी पावर 0 कितनी होती है 1, सो यहाँ से क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के, यानी कि रेट और यानी कि इधर रेट और इधर कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो इस वाले इक्वेशन में रेट इन्वॉल्व नहीं है, दैट मीन्स जो रेट होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की वो इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, ठीक है। तो इसलिए ये क्या आएगा, हमारा पैरेलल आएगा कंसंट्रेशन के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर एन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। सो यहाँ से अगर ग्राफ प्लॉट करूंगा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के लिए तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, यानी कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन जो है आपकी रेट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। एक्स वर्सेस टी भी कर सकता हूँ, एक्स वर्सेस टी में भी क्या होगा, ये भी ऐसे आएगा, ठीक है। टी हाफ वर्सेस ए नोट, इधर ए वर्सेस टी है ये ग्राफ, यानी कि ए वर्सेस जीरो ऑर्डर के लिए चल रहा है, जीरो ऑर्डर के लिए सब कुछ ये। तो जीरो ऑर्डर के लिए इधर जीरो का है, इधर फर्स्ट का है, उधर सेकंड का है। सो जीरो ऑर्डर के लिए ए वर्सेस टी, अभी पीछे ग्राफ देखा था, ए वर्सेस टी क्या था हमारा, जो ग्राफ आया था वो कैसा आया था हमारा, जीरो ऑर्डर के लिए क्वेश्चन क्या थी, ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू की टी, ठीक है। तो यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ प्लॉट किया था जो कैसा आया था,
ऐसे करके आया था कंसंट्रेशन एट टाइम टी वर्सेस हमारा टी। इसमें स्लोप क्या रहता, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ की, और यहाँ पर जो कांस्टेंट था वो कितना था, ए नोट। एक्स वर्सेस टी क्या होगा, एक्स वर्सेस टी हमारा इनके कंसंट्रेशन ऑफ जो एक्स होती है रिएक्टेड अमाउंट है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। टी हाफ वर्सेस ए नोट, टी हाफ हमारा क्या था जीरो डायरेक्शन के लिए, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट डिवाइडेड बाई 2k। सो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए, तो यहाँ पर अगर टी हाफ वर्सेस ए नोट करता हूँ वो कैसा आएगा, ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन। नाउ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट वर्सेस कंसंट्रेशन से। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें क्या है, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू द पावर 1 होगा। सो यहाँ से क्या है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के कंसंट्रेशन के लिए, तो स्लोप कैसा आएगा, यानी कि इधर रेट और इधर कंसंट्रेशन, तो जो ग्राफ आएगा ऊपर की तरफ है, यानी कि टाइम के साथ जो आपका रेट है वो इंक्रीज होती जाएगी। लोन ए वर्सेस टी हमने ग्राफ देखा था, क्या था, लोन ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लोन ऑफ ए नोट। सो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर ये भी निकाला था, लॉन ऑफ ए वर्सेस टी ये नीचे की तरफ आएगा, जिसमें स्लोप क्या होगा, स्लोप एम इज इक्वल टू माइनस के होगा, या फिर और जो यहाँ पर क्या होगा, लॉन ऑफ ए नोट। तो लॉग ए वर्सेस टी भी कर सकते हैं, वो भी इसमें जब स्लोप बदल जाएगा बस लॉग ऑफ ए वर्सेस टी ये आ जाएगा, बस स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303 हो जाएगी। ये सब कर चुके हैं। ए वर्सेस टी क्या हो सकती है, हाँ हो सकती है, इनके ए इंटू ए नोट ई रेज टू द पावर हमारा क्या हो जाएगा की टी, ये इक्वेशन आती है हमारी एक। तो यहाँ से भी अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे यानी कि कंसंट्रेशन एट टाइम टी वर्सेस, तो ये कैसे आ जाएगी हमारी, ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आएगी क्योंकि यहाँ पर ई इन्वॉल्व है। हाफ लाइफ टाइम वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, अब हाफ लाइफ टाइम क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए 0.693 डिवाइडेड बाई के, तो इस पूरे रिलेशन में कहीं पर भी इनिशियल कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, अगर मैं सेकंड ऑर्डर की बात करूं, सेकंड ऑर्डर के लिए रेट वर्सेस ए, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 2 आ जाएगा यहाँ पर। सो रेट वर्सेस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा कंसंट्रेशन के। 1/a वर्सेस टी हमने देखा था, 1/a इज इक्वल टू के टी प्लस 1/a नोट, तो ये भी ग्राफ अभी निकाला था 1/a ये कंसंट्रेशन है टाइम टी वर्सेस टी, स्ट्रेट लाइन। हाफ लाइफ टाइम वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है सेकेंड ऑर्डर के लिए, हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 1/k इंटू ए नोट, यानी कि टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, तो ग्राफ आ जाएगा ऐसा, यानी कि टी हाफ वर्सेस ए नोट। ओके, अच्छा ये वाला ग्राफ ये थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि कांस्टेंट भी इन्वॉल्व है यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई ए नोट, यानी कि एक्चुअली ये ग्राफ अभी निकाला थोड़े पहले, ये कैसे होगा, ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी 1/a नोट, क्योंकि सी इन्वॉल्व है यहाँ पर कांस्टेंट। नेक्स्ट मेथड है हमारा फोर्थ मेथड है वेंट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। वेंट ऑफ डिफरेंशियल मेथड में जब कंसंट्रेशन ओनली एक ही हो, यानी कि ए किस में जा रहा है प्रोडक्ट में, तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ R2/R1 डिवाइडेड बाई C1/C2। ठीक है, इसको एग्जांपल की तरह समझते हैं, क्या कह रहा है ये, लेट्स सपोज हमारे ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये A1 यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है हमारी 2 मोल पर लीटर। ठीक है, और रेट R1 इनिशियल रेट है हमारी, लेट्स सपोज इट इज 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड हमारी ये रेट है, और इनिशियल कंसंट्रेशन सेकंड है जो हमारी, वो हमारी 4 मोल पर लीटर पर सेकंड है, और रेट 2 हमारी 8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर
पर सेकेंड। तो इसके लिए अगर मुझे बोल दे कि डेटा दे रखा है, इसके लिए ऑर्डर निकाल के दिखाओ, तो क्या कर दूंगा मैं, n इज इक्वल टू लॉग ऑफ R2। R2 हमारी कितनी है 8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई R1। इसको ऐसे भी लगा सकते हो, लॉग R2 बाई R1 लॉग C2 बाई C1। ध्यान ये रखना है, अगर ऊपर 1 लिया है तो नीचे भी ऊपर 1 लेना पड़ेगा, और अगर ऊपर 2 लिया है तो नीचे भी क्या लेना पड़ेगा, कंसंट्रेशन का 2। तो मैंने 2 लिया है तो कोई फॉर्मूला गलत नहीं है, ये दोनों एक ही बात है। सो लॉग ऑफ R2 डिवाइडेड बाई R1, R1 कितनी इनिशियल रेट 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ C2 लेना है, C2 हमारी कंसंट्रेशन यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन 2, यानी कि वो हमारे कितने 4, और डिवाइडेड बाई 2। तो ये इससे ये कैंसिल 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 कैंसिल, तो कितना बच जाएगा हमारा, ऊपर बच जाएगा log 2 और नीचे भी कितना log 2, log 2 से log 2 कैंसिल। तो n जो है वो कितना है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। या फिर हम डायरेक्ट बता सकते हैं, अगर एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो क्या है, अगर आप कंसंट्रेशन डबल करते हो और रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, यानी कि ऑन डबलिंग कंसंट्रेशन रेट रिमेन अनचेंज, तो आप उसको बोलोगे वो है हमारा जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में रेट जो है वो कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट थी। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेशन डबल कर दी, C1 से 2C1 कर दी, और रेट भी डबल होगी, रेट R1 से 2R1 होगी, तो तब हम कह सकते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। और अगर कंसंट्रेशन के आपने डबल कर दी और रेट 4 टाइम्स इंक्रीज होगी, तो बोलेंगे उसको सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ऐसे भी कर सकते हो। लास्ट मेथड है हमारा रेशियो वेरिएशन मेथड और इनिशियल रेट मेथड। अब इसमें क्या है, वेंट हॉफ वाले में एक ही कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व थी, यहाँ पर एक से ज़्यादा कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व हो सकती हैं, यानी कि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, A, B एंड C। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बेटर रहेगा। इसमें क्या है, एग्जाम्पल नंबर 16 में हमें दे रखा है P प्लस Q प्लस R, और वो जा रहा है S में। एनसीईआरटी में 12th क्लास के एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं पीछे, तो आप उनको सोल्व करने की कोशिश करना। एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखा है आपको, टेबल की फॉर्म में एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखा होगा। इधर दे रखे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 4। इधर P की कंसंट्रेशन है, Q की कंसंट्रेशन, R की कंसंट्रेशन है, और उसका रेट है। ऐसे क्वेश्चंस में हमने किन्हीं 2 एक्सपेरिमेंट चुनने होंगे। 2 एक्सपेरिमेंट्स में से अब 3 कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व है, उनमें से किन्हीं 2 की कंसंट्रेशन कांस्टेंट माननी होगी और एक की वेरी करनी होगी। अगर हमें ध्यान दो, इधर इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारी, इधर एक्सपेरिमेंट 2 और 3 से देखना, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3। देखो P की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, एक्सपेरिमेंट 2 में भी P की कंसंट्रेशन 0.4 है, और एक्सपेरिमेंट 3 में भी P की कंसंट्रेशन कितनी हमारी 0.4। ऐसे ही इसी के सामने अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में देखूं, तो R की कंसंट्रेशन वो भी कांस्टेंट है 0.4, और ये वो भी कितनी है 0.4। तो किन्हीं 2 एक्सपेरिमेंट हमने चूज कर लिए, यानी कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3 कंसंट्रेशन ऑफ P एंड R इज कांस्टेंट है, जो कितने 0.4 0.4 0.4 0.4। देखो ये आपस में मैच होनी जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 में P की कंसंट्रेशन मैच हो, और एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में R की कंसंट्रेशन मैच हो, ये तो कोइंसिडेंटली 0.4 0.4 है। अगर मान लो यहाँ पर 0.5 होता और इधर भी क्या होना चाहिए था 0.5, ठीक है। तो अब देखो इनकी कांस्टेंट कंसंट्रेशन, जो इनकी इन दोनों की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है Q की बदल रही है, क्योंकि 0.4 से कितनी 0.5 से कितनी होगी 2, यानी कि कंसंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ गई। उसका इफेक्ट हम देखेंगे रेट पर। तो क्या करना है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3 कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ किसकी P एंड R की कांस्टेंट है, P एंड R कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या है देखना, लेट सपोज एक्सपेरिमेंट 2 में रेट 2 है, रेट 2 इज इक्वल टू, रेट सामने दी हुई है वो कितनी है 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। जो अब रेट क्या होती है कि P की पावर X, Q की पावर Y एंड R की पावर Z। अब X Y Z क्या है, X इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू P, Y इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Q एंड Z इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू R। अब हमें X Y Z ही फाइंड आउट करने हैं, हमें नहीं पता है कितना है, ठीक है। तो R2 में रेट 2 इज इक्वल टू ये दिया है 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ के, P की वैल्यू दे रखी है 0.4 रेज़ टू द पावर X। Q की वैल्यू ये रही 0.5
रेस्ट टू द पावर वाई एंड आर की वैल्यू कितनी है 0.4 रेस्ट टू द पावर जेड। ये होगी हमारे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एक्सपेरिमेंट 3 लिया है तो रेट 3 लिखूंगा। ये 3 में रेट 3 कितनी है 1.28 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट टू द पावर -3। ओके, के इज इक्वल टू फिर से वही पी की पावर एक्स, पी की हमारी कितनी है 0.4x, क्यू की पावर यानी कि क्यू की वैल्यू देखिए 2 तो वाई और आर भी कितना है 0.4 जेड। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडिंग R3 बाई R2 तो डिवाइड करते हैं 1.28 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट टू द पावर -3, इधर कितनी है 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट टू द पावर -4 विच इज इक्वल टू के 0.4 रेस्ट टू द पावर एक्स, 2 रेस्ट टू द पावर वाई, 0.4 रेस्ट टू द पावर जेड डिवाइडेड बाई के 0.4 रेस्ट टू द पावर एक्स, 0.5 रेस्ट टू द पावर वाई एंड 0.4 रेस्ट टू द पावर जेड। सो के से के कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। ठीक है, इधर क्या अवस्था है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको लिख लेता हूँ मैं 12.8 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट टू द पावर -4 लिख लेता हूँ, और ये होगा 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट टू द पावर -4, 10 रेस्ट टू द पावर -4 से 10 रेस्ट टू द पावर -4 कैंसिल आउट। और इधर कौन बचा, इधर बचा है ऊपर है 2 रेस्ट टू द पावर वाई और नीचे है हमारा 0.4 रेस्ट टू द पावर वाई। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूं तो ये बनता है 12.8 को 3.4 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स ये बनेगा हमारा 4 से, आई थिंक 4 से ये सोल्व करना है इसको। इधर आ जाएगा 6.4, नीचे आ जाएगा 1.7 और तकरीबन 4 के आसपास आएगा ये। सो 4 इज इक्वल टू इधर इसको सोल्व करूंगा, दोनों की पावर सेम है तो यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 करूंगा और इधर y आ जाएगा। ठीक है, सो सोल्व करते हैं इसको भी 4 और इधर बच गया हमारा 5 एंड रेस्ट टू द पावर y। ठीक है, सो इधर आई थिंक इधर 0.5 है और इधर भी 0.5 रहेगा, 5 रहेगा तो 4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या आ गया 4 रेस्ट टू द पावर 1 एंड 4 रेस्ट टू द पावर y। ठीक है, सो अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। सो y कितना रहेगा मेरा यहाँ से 1, यानी कि y इज इक्वल टू 1 का मतलब है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्यू कितना मेरा 1। सो सिमिलरली अब किन्हीं दूसरे एक्सपेरिमेंट से देखते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 से। तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 से देखना, ये क्या हमारा क्यू की कंसंट्रेशन 0.5 है और क्यू की कंसंट्रेशन क्या है 0.5, ये कांस्टेंट है हमारी। सिमिलरली आर की कंसंट्रेशन 0.4 है और ये भी कितने 0.4, ये भी कांस्टेंट है। लेकिन ए की पी की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से लिख सकता हूँ R1 इज इक्वल टू, R1 कितनी है 8.0 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट टू द पावर -5 विच इज इक्वल टू के इज इक्वल टू पी रेस्ट टू द पावर, पी की वैल्यू है 0.2, इसकी पावर मान रखी है हमने x मान रखी है, और क्यू की 0.5, क्यू की वैल्यू भी आ चुकी है ऑर्डर की 1 है, और आर की 0.4 और इसकी वैल्यू थी z। सिमिलरली R2 क्या हो जाएगा मेरा, R2 इज इक्वल टू, R2 के सामने जो रेट है 3.2 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट टू द पावर -4 दैट इज के। कंसंट्रेशन हमारी 0.4 रेस्ट टू द पावर x एंड 0.5 रेस्ट टू द पावर 1, 0.4 रेस्ट टू द पावर z। सो अगेन इसको डिवाइड करूंगा, अगर मैं डिवाइड करने पर क्या मिलेगा देखना, R2 डिवाइडेड बाई R1, R2 कितनी है 3.2 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट टू द पावर -4 एंड R1 हमारी 8.0 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट टू द पावर -5 एंड k इज इक्वल टू 0.4 रेस्ट टू द पावर x 0। ये तो कट ही जाएंगे, इसको लिखो या ना लिखो, ये वाला भी कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 0.2, k से k कैंसिल, तो क्या बचता है यहाँ पे, इसे कैंसिल आ जाएगा 4 रेस्ट टू द पावर 1 एंड 2 रेस्ट टू द पावर x। इसको सोल्व करोगे 4/2, तो इधर क्या है 2 रेस्ट टू द पावर 2 लिख सकता हूँ 4 को, और इधर क्या लिखूंगा 2 रेस्ट टू द पावर x। सो अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी सेम, सो x इज इक्वल टू 2, यानी कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू
एक्स सॉरी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर था, वो था हमारा पी के रिस्पेक्ट में। सो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू पी इज द सेकंड ऑर्डर। सिमिलरली अब मुझे ऑर्डर इन का पता लग गया है, तो मुझे आर का और पता लगाना है ऑर्डर, वो आर का ऑर्डर क्या होगा। अब आर के ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट उठा लो आप, एक्सपेरिमेंट 1 और 2 उठा सकते हो, या फिर अदर एक्सपेरिमेंट है, या 2 और 3 आई थिंक बेटर होगा। एक्सपेरिमेंट 3 और 4 उठाते हैं, एक्सपेरिमेंट 3 और 4। R3 में रेट कितनी है 1.28 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3, ठीक है। तो यहाँ से के पी कंसनट्रेशन कितनी है 0.4 और इसका ऑर्डर आ चुका है 2 है, ठीक है। क्यू का कंसनट्रेशन है 0.2 और इसका भी ऑर्डर आ चुका है, वो हमारा कितना है, वो हमारा है 1 आया था। इनिशियल कंसनट्रेशन 0.4 है और इसका हमारा आया था, अभी कुछ नहीं आया, इसका जेड रखना है, ठीक है। R4 क्या रहेगी हमारी, R4 रहेगी 4.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 के इज इक्वल टू, इधर कितना है, इधर मेरा है 0.1 सॉरी 2 एंड 0.25 रेज़ टू द पावर 1 एंड 1.6 रेज़ टू द पावर जेड। तो इसको सोल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर क्या मिलता है, के से के कैंसिल हो जाएगा हमारा, क्या बनेगा 1.28 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 डिवाइड बाई 4.0 10⁻⁻5। के से के कैंसिल आउट, इधर कैसे लिखूंगा इसको 0.4 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 0.1 2 टाइम्स, और क्या रहेगा 2 डिवाइड बाई 0.25 एंड 0.4 डिवाइडेड बाई 1.6 रेज़ टू द पावर जेड। तो इसको सोल्व करना, सोल्व करने पर क्या मिलेगा, अगर इसको मैं सोल्व करूं तो इट विल बी 1, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 128 हो जाएगा और 10⁻⁻